संशय में नहीं पड़िएगा, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैं ऐसे विषयों पर या फिर इस तरह के से कभी आपके सामने नहीं आता हूं। पर चुनाव है और चुनाव में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पहुंचेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोकतंत्र घायल होगा और बहुत सारी बातें बच जाएंगी जो आप जानना चाहते थे, बाद में पता चलेगा तो निश्चित रूप से आपको भी तकलीफ होगी, चिंताएं होंगी और हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते हैं। हमने आपको बिहार की राजनीति, बिहार के समीकरण, बिहार में होने वाले चुनाव सभी को लेकर के हर बातें बताई हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्स मौजूद हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये ब्राह्मण कुल से आते हैं, ब्राह्मण हैं। अपने वृत्ति, जो ब्राह्मणों की वृत्ति है, समाज में बदलाव लाना, समझाना, सिखाना, समाज को संतुलित रखना और सामंजस्य बिठाना, ये सब करते हैं। इसके साथ साथ रोजी रोजगार के लिए आपके कुंडली और अन्य चीज़ों को भी देखते हैं। पढ़ाई की है, विदेश तक गए हैं, पर संतुष्टि नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने हुनर, अपने ज्ञान, अपने श्रम से कुछ अर्जित करते हैं और उसके बदले में आप पर ऐसे उंगली उठा करके कहा जाए कि तब बाभना हो, तो निश्चित रूप से वहाँ चिंताएं हो जाती हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है। ये नहीं है कि समाज ने हमें उसके लिए तैयार किया है, समाज ने कलंकित किया है। जो आधुनिक राजनीति है वो जाति पात पर आधारित हो गई है। ये वर्ग जो कभी भी मुखर होकर के अपनी जाति की बात नहीं करता था, आज मजबूर होकर के ये कहना पड़ा कि हाँ, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम है समाज को सीख देना, आपके धर्म कर्म, आपके संस्कार, आपके संस्कृति, आपके सभ्यता, आपके जीवन, आपके मरण, आपके खुशी, आपके दुख, सब में शामिल होना। हम होते हैं, ये हमारी वृत्ति भी है। तो फिर गलत हम कहाँ हैं? लेकिन जब हाशिए पर आपको ढकेला जाता है, आपको सिर्फ इसलिए कि आप ब्राह्मण हैं आपको किनारे कर दिया जाता है, तो तकलीफ होती है और उस तकलीफ का कहीं ना कहीं प्रकटीकरण तो होना ही है। इस बार 2020 के चुनाव में ब्राह्मणों के कई संगठन हैं, पर एक संगठन नहीं, इसको संगठन नहीं कहिएगा, इसको एक जमावड़ा कहिएगा अपने समाज के लोगों का, जो कि आगे बढ़ करके इनके साथ चलने के लिए तैयार है। ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि चुनाव लड़ने वाले जो भी लोग होंगे उनके लिए अपने समाज के को जागृत करने का काम कर रहे हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इन सब पर चर्चा तो करेंगे ही। सबसे पहले इनके नाम से आपको परिचित कर दें। हालांकि बहुत लोग परिचित हैं, पहले भी आप बहुत बार इनको देख चुके हैं, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीके से इनको आप जानते हैं। सुभाष पांडे नाम है और अक्सर अपने समाज, अपने धर्म कर्म में लगे रहते हैं, बहुत कम मीडिया में आते हैं। आज मौका मिला, जब इनकी बातों को सुना, इनके रिसर्च को देखा, तो इच्छा हुई कि इनसे कुछ बातें छान छून करके आप तक पहुंचाया जाए। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका आभार। आप अपनी वृत्ति में हैं, आप कुंडली देखते हैं, धर्म कर्म की बातें करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, बहुत सारे लोगों को पूजा पाठ के लिए सलाह देते हैं, लोगों को कष्ट से निवारण का उपाय बताते हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसके बाद राजनीति और अन्य चीज़ों पर आपका इच्छा और ये रुझान कैसे हुआ? बाबा, वास्तव में पुरोहित शब्द अगर देखा जाए तो हम लोग कहते हैं वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता जी, हम राष्ट्र में जागृति उत्पन्न करने वाले पुरोहित हैं जी। और जब इस वर्ग पर राजनीतिक विद्वेषवश जी, कुठाराघात हो तो कब तक हम सहेंगे? जी। समाज की जो स्थिति है कि हमने एक सर्वे करवाया है, मैं आपको बता दूं तो उस सर्वे का निचोड़ ये आया है ना कि समाज का 80% आबादी जी, आज भी हैंड टू माउथ है, आज भी हैंड टू माउथ है। 20% आबादी सक्षम है जी, और जो सक्षम है वो बहुत ऊपर है जी।
लेकिन जो हमारा 80% आबादी है वह आज भी 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है। और सिर्फ ब्राह्मण शब्द जुड़े होने के ब्राह्मण शब्द जुड़े होने की वजह से सरकार का दृष्टि उस पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसको अग्रिम पंक्ति में खड़ा आपका राजनीति मान रहा है, आपका संविधान मान रहा है। हम लोग सामाजिक रूप से उनको कैसे ऊपर उठाएं। जब हम लोगों ने 2001 से इस पर कार्य करना शुरू किया, 2001 में मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ और मैं भारत आया और यहाँ मैंने जो स्थिति देखी, तो बिहार मेरा घर है, छपरा जिला का मैं रहने वाला हूँ, सारण प्रमंडल का। तो वहां से हम लोगों ने एक शंखनाद किया और समाज के अंतिम पायदान, वास्तव में देखिए बाबा, जो स्थिति है, चाहे वह पंडित मदन मोहन मालवीय या कांग्रेस विचारधारा के हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भाजपा की विचारधारा के हों, दोनों का एक मूल उद्देश्य था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सुविधाओं का पहुंचना, चाहे वह अंत्योदय के रूप में हो, चाहे वह बीएचयू के रूप में हो। परिस्थितियां आज इस तरह की हो गई हैं कि हम जो निचले पायदान पर खड़ा हुआ जिन्हें मान रहे हैं, और जिस जाति विशेष का होने के कारण हमको बहुत ऊपर का माना जा रहा है, जबकि जब धरातल पर हम लोगों ने देखा तो 2 जून रोटी के लिए तरस रहा हुआ परिवार, लेकिन कोई भी सरकारी योजना उस तक नहीं पहुंच रही है। तो हम लोगों ने सामाजिक संगठन के तरीके से वहां तक योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया। मैं आपको रोकूंगा, इनके विषय में मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बातें ये नहीं कह पाएंगे क्योंकि अपनी बातों को ये रखते नहीं है समाज में उस तरह से। जब 2001 की बात इन्होंने की, जब ये पीएचडी कंप्लीट करके आया, अपने धर्म कर्म में लग गए, अपने रोजी वृत्ति में लग गए, तो समाज के बहुत सारे लोग इनके पास आए जो उस 20% से अलग थे। मतलब 20% जो इन्होंने बताया कि संपन्न थे, हर तरह से सक्षम थे, लेकिन 80% या तो वृत्ति करते थे, जो ब्राह्मणों की वृत्ति है, पूजा पाठ करवाना, पूजा पाठ रोज तो होता नहीं है। इन सब के बाद जो घर में जाकर के इन्होंने स्थिति देखी, इससे ये काफ़ी विचलित हुए और कई ऐसे सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों ब्राह्मण हैं जिनको इन्होंने कर्मकांड की शिक्षाएं दी और लोगों के साथ कर्मकांड का काम करवाया। उनको अलग अलग तरह से इनके पास जो रोजगार काम आते थे, जो लोगों को पूजा पाठ आता था, उसके हिसाब से सैकड़ों घरों की वृत्तियां चलती हैं, सैकड़ों घर जीते खाते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में जो कुछ भी समस्याएं उत्पन्न हुई, उसने पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया इस सरकार को, सिस्टम को, और खास करके उस वर्ग को जो संगठित नहीं है, असंगठित वर्ग जिसको कहते हैं। और उसमें ब्राह्मण का जो पूजा पाठ कराने वाला, कर्मकांड कराने वाला ब्राह्मण है, उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय थी। कहने के लिए तो बहुत सारे संगठनों ने कहा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बातें की, लेकिन इन्होंने जो किया उसका हमने सर्वे करवाया था। उस सर्वे में ऐसे हजारों हजार लोग हैं जिनको रोजी रोजगार कैसे मुहैया हो, उसके लिए इन्होंने अलग अलग लोगों से चंदा लेकर के या अन्य साधनों से उन तक सुविधाएं पहुंचाई कि जिनसे उनके परिवार का भरण पोषण कम से कम हो सके। ऐसी स्थिति में ये खुद तो नहीं, पर राजनीतिक रूप से इनकी मंशा जरूर हुई कि क्या राजनीति में जो लोग हैं वो इस समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। गिने चुने तो लोग हैं, 243 में से हमने जब आंकड़ा निकाला तो दर्जन भी पूरा नहीं होता है निश्चित, जो ब्राह्मणों की संख्या है, और वो भी ब्राह्मण है तो मुखर होकर के बोल नहीं पाते अपने समाज के लिए। ये कुंठाएं हैं। अलग अलग समाज की बात करें तो सभी समाज के संगठन हैं, सभी खुल करके गांधी मैदान में रैलियां करते हैं। हमारे यहाँ भी घोषणाएं तो बहुत लोग करते हैं, पर वास्तविकता यह है कि संगठित नहीं हो पा रहे हैं। और उस असंगठित लोगों को कैसे जीवन दान मिले, कैसे उन लोगों के मान सम्मान की रक्षा हो सके, इस पर बड़ा काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कर रहे हैं हम सिलसिलेवार जानेंगे। इस बार के चुनाव में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, और वो भूमिका सरकार के साथ साथ जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सीख होगा। आने वाले चुनाव में कई पीढ़ियां उनकी शायद चुनाव लड़ने से वंचित भी रहे। जिस तरह का ये मुहिम लेकर के चल रहे हैं कि ब्राह्मणों को संगठित करके कैसे इस बार सब कुछ बदलने की प्रवृत्ति और रीति नीति सब लेकर के चल रहे हैं। आपने एक सर्वे करवाया है जी, उस सर्वे की चर्चा भी आप कर रहे थे। उस सर्वे में आपने 100 से ज़्यादा ऐसे सीट हैं जहां ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस है, ब्राह्मण वहां हार और जीत का फैसला करते हैं। क्या है, कैसे उसने उसको कराया? जी, तो मैं वहीं आ रहा हूं। मैंने जब समाज की स्थिति देखी, और आपने तो विस्तृत विवरण दे ही दिया कि क्या परिस्थितियां हैं, तो वैसी स्थिति में हमारे
हम लोगों बैठ के जो विचार किए तो ये निर्णय निकला कि जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप हमारा नहीं हो, हमारे वोट की कीमत को जब तक सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं पहचानेंगे, तब तक समाज के उस निचले पायदान पर खड़े ब्राह्मण के लिए इनके दिल में कहीं से कोई प्रेरणा नहीं जागृत होगी। तो हम लोगों ने विधानसभावार सर्वे करवाया, जिसका मैंने रिपोर्ट भी आपको दर्शाया है। तो 101 विधानसभा में हम 65,000 से 40,000 की स्थिति में हैं जी। और इन 101 विधानसभा की मैं बात करूं तो सिर्फ यहां 9 विधायक हैं जो ब्राह्मण समाज से जीत के जाते हैं। पूरे 243 विधानसभा में 11 ब्राह्मण विधायक जीत के जाते हैं जी। और वो चूंकि विभिन्न पार्टी विभिन्न दलों से गए हैं तो उसकी विचारधारा से बंधे हुए हैं जी। वह स्वतंत्र होके और जातियों की तरह अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी मुखर होकर बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि जहां जिस दल में है वहां भी वे उपेक्षा के शिकार हैं, तो वे उसी धुन में चल रहे हैं। तो खुल के अपनी बात को जब तक हम सत्ता तक नहीं पहुंचा पाएंगे, चाहे सत्ता किसी भी दल की हो, अगर वहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम प्रतिनिधि चुन के भेज देते हैं और वह प्रतिनिधि जब तक सरकार को हमारी समस्याओं से अवगत नहीं कराता, तब तक सरकार हमारे विकास की योजना कहां से बना पाएगी। बिल्कुल। और यही कारण है कि अब हम लोगों ने यह सोच लिया है कि इन 101 विधानसभा क्षेत्रों में हम अपने समाज का उम्मीदवार उतारेंगे, जिसकी पहल भी हम लोगों ने कर दी है। पूरा सर्वे के बाद बहुत सारी बातें जो ऑफ रिकॉर्ड हो रही थी, उसमें मैं इस बार इनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। ये सभी संगठनों से लगभग एक समन्वय की बात कर रहे थे। वो समन्वय कहाँ तक पहुँचा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत रूप से और इनके साथ कई संगठन भी जुड़े हुए हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ एक ही मकसद के साथ इस बार चुनाव में उतरेंगे और हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ से 101 सीट है वैसे जगहों पे जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे, उन उम्मीदवारों के हार और जीत में अगर उम्मीदवार सक्षम है, वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं और ब्राह्मणों के हित की बात करेंगे, उनके तरफ से उनकी तरफदारी के लिए, और जो अब तक रहे हैं वो क्या नहीं कर पाए हैं, किस तरह से लोग वहां प्रताड़ित हैं, सारा समीक्षा और सर्वे इनके पास है। और जा करके वहां के लोगों को जागृत करेंगे कि अपने लिए अब जीना शुरू करें। क्या क्या प्लानिंग है? देखिए, विधानसभावार सम्मेलनों की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। 5-6 विधानसभा में हम लोग अपना सम्मेलन कर चुके हैं और वहां हम लोगों ने कैंडिडेट का सिलेक्शन भी कर लिया है। हम सबसे पहले उन 11 विधानसभा क्षेत्रों को छांट के चल रहे हैं जहां ब्राह्मण विधायक हैं। हमारा एक प्रयास होगा कि उनको समाज के बीच बिठाया जाए, ताकि समाज अपनी समस्या अपने प्रतिनिधि से कहे। अगर वह हमारी कसौटी पर खड़े उतरते हैं तो हम खुल के उनका समर्थन करेंगे, अदरवाइज वहां भी विद्रोह का बिगुल फूंका जाएगा। एक सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कहा है कि अगर प्रत्याशी उम्मीदवार जो भी होंगे इन 101 सीटों पे, अगर वो बात नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में एक ब्राह्मण उम्मीदवार को वहां खड़ा किया जाएगा और उस ब्राह्मण उम्मीदवार को पूरे ब्राह्मण समाज के घर घर जाकर के हाथ जोड़ करके भिक्षाटन करके जैसे भी होगा एक वोट की भिक्षा मांगी जाएगी और हर घर से वो वोटर जो भी नाम दर्ज है वो जा करके वोट करेगा और निश्चित रूप से उतने वोट जरूर दिलाए जाएंगे जितने वोट उस क्षेत्र में ब्राह्मणों के हैं। निश्चित स्थिति क्या है कि हम 1-2 प्रयोग हम लोग जब करते हैं इस तरह का, तो ब्राह्मणों के मन में बहुत तरह की भावनाएं आती हैं। इस बार हम लोगों ने पूर्ण रूप से हर घर से संपर्क करके यह समझाने का काम किया है कि एक बार हम अपनी वोट को पटल पर दिखा दें कि इस विधानसभा में अगर हम 40,000 हैं तो अगर 80% मतदान हमारा समाज कर रहा है तो 32,000 वोट वहां दिखना चाहिए हमारे कैंडिडेट को। तो जब इस तरह से हम लोग अपने वोट का एक वोट बैंक के रूप में प्रदर्शित कर देंगे, आंकड़ा हम सरकार को दिखा देंगे, चाहे किसी भी दल का सरकार बने, वह देख ले कि यहां ब्राह्मण की मतदाता संख्या 65,000 है, तो उस हिसाब से उसको अधिकार मिलना चाहिए। आपको चंदा नहीं देना है, आपको और कुछ नहीं करना है, ना आपको ये वादा कर रहे हैं कि हम आपके लिए बहुत बड़ा महल बना देंगे, ये भी वादा नहीं कर रहे हैं कि हम स्कूल कॉलेज खोल देंगे, ये भी वादा नहीं कर रहे हैं कि हम आपके लिए कम्युनिटी हॉल खोल देंगे, आपके परिवार को नौकरी दे देंगे, आपके परिवार से आपके समाज से कोई मारा जाएगा तो जिस तरह से दलितों के लिए या अन्य लोगों के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, उस तरह का भी घोषणा नहीं कर रहे हैं। इनकी घोषणा सिर्फ एक ही चीज़ की है कि आप सिर्फ ये करें कि आप अगर ब्राह्मण हैं तो आप अपना एक वोट
उस प्रत्याशी को जरूर दें जो आपके समाज के लिए बेहतर कर सके। आप दिखाइए अपनी ताकत। इसके साथ साथ और बहुत सारे एजेंडा हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, कौन सा बहुत सारा ग्रुप है, बहुत सारी योजनाएं हैं, हिडन एजेंडा बहुत सारा है। उसको लेकर के सामने से तो युद्ध लड़ेंगे ही, छापामार युद्ध भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस बार के चुनाव में अगर आप उम्मीदवार हैं तो इतना तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप चाहे जिस तरह से भी सोच रहे हों, ब्राह्मणों का वोट एक जगह बल्क में जाएगा, चाहे जहां भी जाए। और उसकी पूरी तैयारी यही नहीं, इनका पूरा संगठन कर रहा है और बहुत सारे लोगों का चेहरा सामने नहीं लाया जा रहा है, इसलिए कि समाज में बहुत सारी बातें हो। आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बात ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने कहा है, बहुत सारी बातें सुनकर मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर इतना सब कुछ इनके दिमाग में आया कैसे, सोचे कैसे, और इसको लेकर के इसके एक्सक्यूशन का जो प्लानिंग इनका है वो बहुत ही विस्फोटक है। तो आप यदि चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इस बार ब्राह्मणों को कमजोर मत समझिएगा, कारण कि जो इनकी तैयारी है, इनके पूरे संगठन की तैयारी है, जो समन्वय इन्होंने बनाया है, उसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिसको आप जानते होइएगा, पर यह आप नहीं जानते होइएगा कि इस एजेंडा में वो भी शामिल हैं। अगली मुलाकात में बहुत सारा और खुलासा करवाएंगे। इसको यहीं तक विराम देते हैं। तब तक आपके पास भी कोई फीडबैक हो, अगर आप इस आंकड़े से संतुष्ट नहीं हैं और इनके बातों से अगर सहमत हैं, असहमत भी हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अलग अलग समाज अपने अपने हिस्से का वोट एक जगह इकट्ठा कर रहा है, तो ब्राह्मण भी क्यों नहीं करे, और यही करने के लिए आगे बढ़े हैं। अगर इनसे आप इत्तेफाक रखते हैं तो ये अक्सर नज़र आते हैं, और इनका वो नंबर भी है। अपना नंबर भी बता दीजिए अगर लोग संपर्क करना चाहें तो। बाबा 9835880568 ये मेरे मोबाइल का नंबर है। एक बार फिर से आप 9835880568। यदि आप संपर्क करना चाहते हैं, यदि आप भी इनके मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, आपको भी इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, तो निश्चित रूप से आपके लिए कारगर हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बारी बारी से सबको मिलवाएंगे। और इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। चुनाव बहुत नज़दीक है, चुनाव में फैसला तो आखिरकार आप जनता जनार्दन को करना है। तो जुड़े रहिए और जम करके जितना भी हो सके कमेंट कीजिए ना, जो कहना है कह दीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर मिलते हैं इनके साथ, एक दूसरे एपिसोड में मिलेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, क्या कुछ अपडेट हुआ वो भी जानेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त, देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।